देखो कैसे हो आप सब। तो इस लेक्चर के अंदर पूरा पेपर एनालाइज करने के बाद जो एरर है उनको चैलेंज करेंगे हम विद सॉलिड प्रूफ, वो भी टेक्स्ट बुक से प्रूफ। तो एक एक क्वेश्चन करके डिस्कस करेंगे एंड साथ में मैं आपको प्रोवाइड करूँगी स्क्रीनशॉट भी। एंड वीडियो जब आपके पास आएगी आपको साथ में मिल जाएगा कमेंट के अंदर इनकी टेक्स्ट बुक का लिंक भी। देखिए, ये सेट सी है और सेट सी का हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है सेल बिकम टर्जिड ड्यू टू। टर्जिड जब सेल हो जाता है तो उसके सेल के अंदर पानी आ जाता है, ठीक है। और जो पानी आता है उसको हम बोलते हैं एंडोस्मोसिस। इसका करेक्ट आंसर आएगा एंडोस्मोसिस। इस बात को आपको बिल्कुल याद रखना है कि एंडोस्मोसिस, एंडो मतलब इनसाइड। इसका हम स्क्रीनशॉट भी देख लेते हैं। और साथ में अगर आपको जानना है किस चैप्टर से एनसीईआरटी के, देखो दो चैप्टर से आपको मिलेगा, एक क्लास 11th की एनसीईआरटी से और एक क्लास 9th की एनसीईआरटी से। क्लास 11th में एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है आप जाइए ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पे। और क्लास 9th के अंदर एक चैप्टर है द सेल यूनिट ऑफ लाइफ, उसके अंदर osmosis वाला टॉपिक है। आप वो खोल लीजिए, आपको वहाँ पे टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट को ध्यान से देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमें साफ साफ दिखा रखा है कि टर्जिट क्या होता है। टर्जिट का मतलब होता है जब बाहर पानी ज़्यादा होगा और वो सेल के अंदर आ जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा, सेल स्वेल हो जाएगा। सेल स्वेल हो गया। अभी जब आप इस स्क्रीनशॉट को इस बुक की पीडीएफ खोलोगे, आपको मैं लिंक प्रोवाइड करूंगी, आप नीचे करोगे तो नीचे एक पूरा पैराग्राफ दे रखा है जहाँ पे साफ साफ दिखा रखा है कि प्लाज्मोलाइज जो प्रोसेस होती है ना वो बिल्कुल रिवर्सिबल होती है, ठीक है। तो इस चीज को आप अच्छे से कर लेना, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जो है वो आइडिया हो जाएगा कि है क्या एक्चुअली, ठीक है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको आइडिया हो जाएगा इस टॉपिक के अंदर से कि टर्जिट कब हो रहा है। सेल प्लाज्मोलाइज तो रिवर्सिबल होता है, टर्जिट तब होगा जब बाहर का पानी सेल के अंदर आएगा। तो ये क्वेश्चन जिसने भी करा है एंडोस्मोसिस, उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपने करेक्ट किया तो अपने लिए स्टैंड लीजिए। आपके पास प्रूफ भी है, वो भी एनसीईआरटी से दो दो जगह प्रूफ है। क्लास 9th में भी प्रूफ है और क्लास जो 11th है उसके अंदर भी आपके पास प्रूफ है। तो टेक योर स्टेप फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे टर्जिट वाला कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और, हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक पूछा नहीं था लेकिन उस पैराग्राफ में से ये सारी बातें करी हुई है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि द फेज ऑफ सेल साइकिल डेट लास्ट फॉर लीस्ट टाइम इज द। सेल साइकिल के फेज की बात करिए जिसका सबसे कम समय होता है। देखो वो होता है एम फेज। जो ऊपर तीन ऑप्शन दे रखे हैं ना, G1 फेज दे रखा है, चाहे G2 फेज दे रखा है, चाहे एस फेज दे रखा है, ये तीनों के तीनों फेज जो है ये इंटरफेस का पार्ट है, ठीक है। किसका पार्ट है ये, इंटरफेस का पार्ट है। और एनसीईआरटी की लाइन है ये कि जो इंटरफेस होता है वो 95% टाइम ले लेता है। आपको स्क्रीनशॉट के अंदर भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो एम फेज है लेस देन 1 आवर रहेगा। और अब जो इंटरफेस क्या, जैसे कि G1 फेज है, एस फेज है, G2 फेज है, ये क्या रहते हैं, ज़्यादा टाइम पीरियड तक के लिए रहते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये वाला पूरा पैराग्राफ सबसे कम समय तक के लिए रहता है वो एम फेज रहता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने जो आंसर किया है बिल्कुल करेक्ट है। इसमें आपको मार्क मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो एस फेज का टाइम पीरियड भी हमें पता होना चाहिए कि 10 से 12 घंटे का एस फेज रहता है जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट करता है। G2 4 से 6 घंटे का रह रहा है। G1 भी काफ़ी टाइम तक के लिए रह रहा है, लेकिन पूरा एम फेज इसके अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज सारा का सारा मिला के जो होता है सिर्फ 1 घंटे का होता है। तो क्वेश्चन ने तो लिस्ट ही पूछा था, तो लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है हमारा आंसर बिल्कुल सही रहेगा एम फेज। तो आंसर की में गलत आंसर दे रखा है तो ये आपके लिए बेस्ट हो गया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर किए जिन्होंने भी पेपर दिया था, तो उनको शेयर करना ताकि आपके कारण किसी का भला हो जाए और उनको प्रूफ मिल जाए। टेक्स्ट बुक से प्रूफ उनको ये दिए जा रहे हैं, उनका मेजर बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पैरेलल वेनिएशन इज फाउंड इन। देखो पैरेलल वेनिएशन जनरली पाई जाती है जो प्लांट्स मोनोकोट होते हैं। अब एक बात याद रखना, ये प्रूफ हमें बहुत जगह मिल रहा है एनसीईआरटी में। चाहे शुगर केन है, चाहे मेज है, चाहे वीट है, तीनों के तीनों आंसर करेक्ट है। तो अगर किसी ने शुगर केन किया उसको भी मार्क्स मिलना चाहिए, जिसने मेज किया उसको भी मिलना चाहिए, जिसने वीट किया उसको भी मिलना चाहिए। एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है ना क्लास 11th में, द लिविंग वर्ल्ड, उसके अंदर भी ना वीट के लिए मोनोकोट वर्ड जो है वो दे रखा है, ठीक है। मैं आपको भी एनसीईआरटी प्रॉपर खोल के दिखा दूंगी पीडीएफ, एंड पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको शेयर भी कर दिया जाएगा ताकि आपको कोई भी जो है वो डाउट ना आए, ठीक है। तो पैरेलल वेनिएशन किस में पाई जाती है, तो पैरेलल वेनिएशन शुगर केन में पाई जाएगी, मेज में पाई जाएगी और
वीट में भी जो है पैरेलल वेनिएशन पाई जाएगी। ठीक है, अब पीपल डाइकोट होता है, पीपल इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो ये मैंने पीडीएफ ओपन कर ली है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड की, अब ये पीडीएफ देख सकते हो। ठीक है, पीडीएफ ओपन हो चुकी है। इसके अंदर एक प्रॉपर टेबल बना रखी है, टेबल के अंदर आपको क्रिस्टल क्लियर दिखा रखा है, एक बार ध्यान से देखिए आप टेबल को भी, ये रही टेबल। ठीक है, इस टेबल में आप देखिए हमें बायोलॉजिकल नेम दे रखे हैं, क्लास दे रखी है, और साथ में हमें बता रखा है कि ये एंजियोस्पर्म है। तो वीट का साइंटिफिक नेम भी प्रोवाइड कर रखा है, टिटिक एस्टिवम। तो वीट का बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बता रखा है कि जो वीट है वो कौन है, उसकी क्लास क्या है, उसकी क्लास मोनोकोट है। तो अगर किसी ने वीट किया है आंसर, तो आंसर की में तो वीट नहीं दिया, लेकिन मान लीजिए किसी ने वीट किया तो उसको भी ग्रेस मार्किंग क्या, वो डिजर्व करता है कैंडिडेट, मतलब वो टीचर है, वो टीचर, तभी उसने सही किया ये आंसर। ठीक है, तो वीट मोनोकोट है। एक ना, एक चीज और भी सोचें, बचपन से वीट का पौधा देख रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं, तो ये चीज तो बिना पढ़े भी हमें सबको याद है। शुगर केन है, चाहे मेज है, हमें पैरेलल वेनेशन उसमें दिखाई देती ही है। और ये बात इन्होंने एक और जगह भी लिखी है, जो मैं आपको बोल रही हूँ ना कि मोनोकोट, जो पैरेलल वेनेशन मोनोकोट में भी होती है, तो ये बात और जगह भी लिखी है। हमारे पास और भी प्रूफ है, जितने हो सकते हैं प्रूफ को कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, अपने पास कलेक्ट कीजिए, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए जिन्होंने पेपर दिया था, ताकि उनका भला हो सके। मेन चीज़ है कि अगर कोई गलत आंसर के कारण एक या दो नंबर से रह रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है। बहुत सारे कैंडिडेट मुझे, एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो भी प्रूफ आपको दिया है ना मैंने अब तक सब एनसीईआरटी से दिए हैं। ऑल तो प्रूफ हमारे पास मल्टीपल प्रूफ है, प्रूफ की कमी नहीं है, इतनी सारी टेक्स्ट बुक सपोर्ट कर रही है हमें, तो उसमें कोई घबराने की नीड नहीं है। बस जब आपके पास एक से ज़्यादा प्रूफ एनसीईआरटी से, तो यूज डेट प्रूफ। ठीक है, दो है तो दो यूज़ कीजिए, चार प्रूफ है तो चार के चार यूज़ कीजिए, मेंशन कीजिए कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का प्रूफ है। एनसीईआरटी को नहीं ठुकरा सकता कोई, है ना। एनसीईआरटी तो जगत जननी है, तो उसको भी अगर ठुकरा दिया तो फिर कहाँ से पढ़े। और ये तो बिल्कुल रियल नॉलेज है। एक बार एक चीज़ ध्यान से देखो, इन मोनोकोट, लाइन पढ़ो, लाइन क्या हमारे पास, इन मोनोकोट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ रूट। ठीक है, वो रूट्स का नाम दे दिया फाइब्रस रूट, एज सीन इन वीट प्लांट। तो वीट को स्पॉट दो जगह कर रही है, लिविंग वर्ल्ड भी स्पॉट कर रहा है और ये भी स्पॉट कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे एक पैरेलल वेनिएशन का टॉपिक भी है, दिखाऊँ मैं आपको वेनिएशन का टॉपिक, यहीं पे इसी पीडीएफ के थोड़ा डाउनवर्ड आ जाइए आप। ये रूट का दे दिया आपको मैंने, एज इट इज़ एनसीईआरटी की पीडीएफ खोली है। ठीक है, मैं सारी पीडीएफ का लिंक आपको कमेंट में शेयर कर दूंगी, ताकि जिसको भी चाहिए वो इसको यूज़ कर सके। अब यहाँ पे एक टॉपिक था, ये देखो वेनिएशन का टॉपिक ना, बिल्कुल इन्होंने क्रिस्टल क्लियर लिखा है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखा। देखो एक लाइन, पैरेलल वेनिएशन इज ए कैरेक्टर ऑफ मोनोकोट। तो हमारे पास कितने सारे मल्टीपल प्रूफ है, बहुत सारे मल्टीपल प्रूफ है, अभी भी और भी प्रूफ है मेरे पास। ठीक है, तो जितने प्रूफ हो सकता है कलेक्ट कीजिए। जितने भी आपके फ्रेंड्स ने पेपर दिया था, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू ऑल, ताकि आपके कारण किसी का बेनिफिट हो सकता है। मान लो किसी के 89 नंबर बन रहे गलत आंसर के कारण, उसके बनने चाहिए थे 94, है ना, तो उसका क्लियर हो जाएगा। एक्चुअल कैंडिडेट जो डिज़र्व करता है आप में से, उनका क्लियर हो जाएगा, डेट आई वॉन्ट। तो प्लीज़ इसको हल्के में मत लीजिए, ये आप डिज़र्व करते हो। अभी और भी क्वेश्चन रहते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। देखो जो एनसीईआरटी का प्रूफ है वो तो लगाना ही लगाना है। ठीक है, विच टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म ग्लैंड, मतलब ये तो मैं खुद इतनी बार पढ़ा चुकी हूँ कि टिश्यू कौन सा टिश्यू ग्लैंड बनाता है, उसके अंदर इतना डिटेल में इसको पढ़ाते हैं कि भाई कोलमनार एपिथेलियल है, वो मॉडिफाई कर देता है, सिक्रीशन करता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू होता है। और छोड़िए, पता है 11th की एनसीईआरटी, 9th की एनसीईआरटी, दोनों एनसीईआरटी हमें सपोर्ट करती है। और इन एनसीईआरटी से रिलेटेड जितनी भी हेल्पफुल टेक्स्ट बुक है, सारी हमें सपोर्ट कर रही है। इवन ये क्वेश्चंस तो नीट एम्स जैसे एग्जाम में भी आए हुए हैं, तो हमें मल्टीपल जगह से सपोर्ट मिल रही है। लेकिन देखो, सपोर्ट हमें मल्टीपल जगह से मिल रही है, लेकिन प्राइमरी सपोर्ट कौन सी होएगी, हमारी टेक्स्ट बुक। तो चलिए हम टेक्स्ट बुक से जो है, इसका आंसर एपिथेलियल टिश्यू आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 100% आपने एपिथेलियल किया और बिल्कुल ही करेक्ट है वो। चलिए इसका प्रूफ और देख लेते हैं एनसीईआरटी से। तो ये वाला अगर आप लाइन को ध्यान से पढ़े, कि एक बार थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ,
ताकि आपको हेल्पफुल रहे। इन्होंने डायग्राम को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है यहाँ पे कि कैसा रहेगा। देखो, एपिथेलियल सेल्स ऑफ्टन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल्स। अरे यही ग्लैंड सेल्स ही तो है जो इंजाइम जो सिक्रीशन दे रहे हैं, जो हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं, और ये एपिथेलियल पोर्शन अपने आप को इन्वर्ट करेगा और अपने आप को ग्लैंडुलर एपिथेलियल में कन्वर्ट कर लेगा। तो आपको टिश्यू चैप्टर से इसका पूरा सपोर्ट मिल रहा है, और ये तो एनसीईआरटी से मैंने आपको बताया। बहुत बार ये क्वेश्चन और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बट इसका आंसर एपिथेलियल ही आएगा। 100% एपिथेलियल टिश्यू करेक्ट आंसर है, एंड विद एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से प्रूफ भी मिल गया हमें इसका। देखो क्वेश्चन और भी है, ठीक है, आपको लग रहा है और भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके बताइए। एनसीईआरटी में भी है। ये क्वेश्चन है इंटरकाइनेसिस पे, जो क्वेश्चन नंबर 148 है सेट सी का, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, इंटरकाइनेसिस में ना कतई भी गलती से भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती। डीएनए रेप्लिकेशन एक बार हो चुके तो डीएनए रेप्लिकेशन बार बार क्यों होएगी, आप खुद सोचो ना। एस्पेस में हो चुकी है तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसका प्रूफ चाहिए तो हम प्रूफ भी दिखा देंगे, क्या दिक्कत है। प्रिपरेशन ऑफ सेकेंड मेयोटिक डिवीजन होता है। आंसर जिसने भी सी किया है बिल्कुल सही, और अपना जो है प्रूफ का यूज़ करना है आपको। चलो एक बार हम प्रूफ और देख लेते हैं इसका। देखो एक प्रूफ है हमारे पास कि दो मेयोटिक डिवीज़न के बीच में जो फेज़ होता है उसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस, ठीक है। देखो एक चीज़ देखो, डीएनए रेप्लिकेशन तो गलती से भी नहीं होती, ठीक है। दोनों के बीच का फेज़ होता है, और यहाँ पे छोटा मोटा जो प्रिपरेशन होता है बहुत छोटा होता है, बिल्कुल रेस्टिंग पीरियड की तरह होता है। छोटा मोटा जो तैयारी करनी होती है वो कर लेता है। जिसने भी ये लिखा है कि वो नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर करा, बिल्कुल सही लिखा है, उसने डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नो वर्ड आपको दिखा दे रहा है, रेप्लिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं होएगी इसके अंदर। एक क्वेश्चन मुझे और याद आ गया, ठीक है, एक बार उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब एक और क्वेश्चन है, ठीक है। द सेल्स इन द क्वेश्चन फेज ऑफ द सेल साइकिल। तो यहाँ पे ए और बी ऑप्शन तो नहीं आएगा, सी और डी में से देखो सी और डी दोनों ही करेक्ट बैठते हैं। मतलब ऐसे ऑप्शन देते ही क्यों है ये, मेटाबॉलिकली एक्टिव वेट होते हैं लेकिन कैन नॉट इवन प्रोलिफरेट, ये भी इसका सही है। उस पैराग्राफ के अंदर बिल्कुल उन्होंने साफ साफ चीज़ें लिखी है, तो इसका सी और डी दोनों ही करेक्ट बैठता है। एक बार उस पैराग्राफ को और देख लेते हैं इस चैप्टर के। मुझे तो सही में ऐसा लग रहा है सेल साइकिल वाले चैप्टर से सारी गलतियाँ करके से दी है। नो डाउट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बट इतनी सारी गलती एक ही चैप्टर से कैसे कर दी। क्या एग्जामिनर ने चैप्टर पढ़ा नहीं हुआ था। देखो पहले तो एक गलती जो मैं आपको बता रही थी ना कि एनसीईआरटी की लाइन है 95% इंटरफेस करता है। देखो इस लाइन का ना यूज़ जरूर करना, क्योंकि ये एनसीईआरटी की लाइन है। द इंटरफेस लास्ट मोर देन 95% ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। और ये इंटरफेस के अंदर तीन चीज़ें आती है, G1, S और G2। ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। एक बार देखो, ध्यान से देखो एक बार, ना थोड़ा सा जो है ये इसी सेम पेज पे सारी बातें लिखी है। इंटरफेस इज डिवाइड इनटू 3 फर्दर फेजेस, G1, S और G2, ठीक है। वैसे तो इनका डायग्राम देखोगे तो डायग्राम से भी बहुत अच्छे से क्लियर पता लग जाता है कि यार हाँ G1 तो बड़ा है, S भी बड़ा है, G2 भी बड़ा है, और M के तो सारी चीज़ें आ गई। तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है हमें ये। तो एक तो ये वाला क्वेश्चन सेल साइकिल से इन्होंने गलत दिया, एक इंटरकाइनेसिस वाला गलत दिया, और एक जी नोट वाला। जी नोट के दो, जिन्होंने ये मेटाबॉलिकली एक्टिव किया उनका भी करेक्ट है, जिन्होंने इवन नॉट प्रोलिफरेट किया उनका भी करेक्ट है। क्यों, जी नोट के अंदर सेल रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, बस कंडीशन के अंदर करता है, लेकिन नॉर्मली तो प्रोलिफरेट नहीं करता ना। तभी तो हमने इसको क्या बोला कि इनएक्टिव स्टेज है। प्रोलिफरेट करेगा तो इनएक्टिव कैसे होएगी। तो जिन्होंने सी डी के दोनों को ही नंबर मिलने चाहिए। आप इस प्रूफ का यूज़ कीजिए, अपने नंबर को मत जाने दीजिए प्लीज़, यूज़ दिस प्रूफ। तो हमने टोटल 6 प्रूफ किए। देखो क्वेश्चन आपको और भी लग रहे होएंगे, ठीक है, आप मुझे बताइए, लेकिन क्या उसका एनसीईआरटी में प्रूफ है। आपने एक चीज़ नोटिस करी, हमने जितने भी क्वेश्चंस करे सबका हमें एनसीईआरटी में प्रूफ मिला, और कईयों के तो हमें डायग्राम प्रूफ भी मिला। जैसे कि देखो हमें यहाँ पे डायग्राम मिल गया, यहाँ पे हमें 95% वाला टाइम मिल गया। तो अगर आपको लग रहा है कुछ इस तरीके का प्रूफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से अवेलेबल है तो आप मुझे बता दीजिए। सेट सी में कौन सा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन लिख के बता दीजिए। लेकिन हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स जो है इसको चैलेंज कर सके। हाँ प्लीज़ प्रूफ का ना ढंग से यूज़ करना। मैं आपको कमेंट में पूरी पीडीएफ के लिंक दे दूँगी। बिल्कुल थोड़ा क्लियर होनी चाहिए, जो इमेज होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए आपके प्रूफ की। थैंक यू एंड होप सो आपको ग्रेस मार्किंग होप सो क्या 100% मिलेगी। एंड जो जिनका फालतू में आंसर की 1-2 नंबर से क्लियर नहीं हो रहा 100% हो जाएगा। तो राम राम जी सभी को, स्टे ब्लेस्ड, बिलीव कीजिए आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा क्योंकि आपने मेहनत करी है, ठीक है।